नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा का, टूरिस्ट वीज़ा का ट्रेंड क्या चल रहा है, सक्सेस रेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। जो ये 3 बड़े क्वेश्चंस हैं। किसी भी कंट्री का अगर हम लाइक न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा आज आप अप्लाई करने जा रहे हो, इसका आपको पता होना चाहिए कि सक्सेस रेट ट्रेंड क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए एंड अगर आप आज अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करते हो देन हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट फॉर योर वीज़ा। ठीक है, फाइल्स रेडी करने में, डॉक्यूमेंट रेडी करने का टाइम कितना लगेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड की। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से। अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू इमिग्रेशन टू एनी कंट्री हम प्रोवाइड करते हैं रेगुलरली। इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो आप हमारा चैनल। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा जो पेज है वो अवेलेबल है, वहाँ पे भी हम रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं, वहाँ पे भी आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं न्यूजीलैंड का ट्रेंड। टूरिस्ट वीजा आपने, विजिटर वीजा आपने सोच लिया कि आज आप अप्लाई करना चाहते हो विजिटर वीजा न्यूजीलैंड का। उसका मेन मतलब क्या है कि आपको 9 महीने का विजिटर वीजा मिलेगा। ठीक है, वो कम का भी मिल सकता है बट मेन चीज क्या है कि उसका ट्रेंड करंटली क्या चल रहा है। ट्रेंड उसका मैं कहूंगा कि अगर आपके पास अच्छा फाइनेंशियल है, आपकी इनकम, आपकी आईटीआर अच्छी है, एग्रीकल्चर से आपकी 7-8 लाख इनकम बन जाती है, बट नॉर्मली जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनकी 495 की इनकम शो की हुई थी। तो नॉर्मली जो ट्रेंड है, अगर तो आपका फाइनेंशियल अच्छा है, आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से हो रही है, फॉर एग्जांपल आप अच्छे तरीके से बजट बना के दे रहे हो वीजा ऑफिसर को, आप एक अच्छे तरीके से अपना आइटनरी बता रहे हो वीजा ऑफिसर के 10 दिन के लिए मैं कहाँ कहाँ पे घूमूंगा, आप एक्सप्लेन कर रहे हो वीजा ऑफिसर को कि मैं न्यूजीलैंड ही क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दुबई, सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका और किसी कंट्री में क्यों नहीं जा रहा, वो एक्सप्लेन कर रहे हो आप कवर लेटर में। अच्छा तरीके से कवर लेटर बना रहे हो, कन्विंसिंग लेटर। ये रिप्रेजेंटेशन में आ जाती है सारी चीज। जो आपकी फाइल तैयार होती है कि आपका कंसल्टेंट आपकी फाइल तैयार करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है कि वीजा ऑफिसर के सामने पहला डॉक्यूमेंट क्या आ जाए, और जब वो चीजें चेक करेगा वीजा ऑफिसर, देन वो चीजें, वो लेटर्स, जो बजट, वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने से पहले जो आप एक इंडेक्स लगाते हो, एक्सप्लेन करते हो, वो एक चीजें सारी एक कन्विंसिंग होनी चाहिए उसके ईच क्वेश्चन से। ट्रेंड आपका अच्छा है अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो रही है। अगर तो आपने जस्ट एक फॉर्म्स भर के फिल करके एप्लीकेशन लगा दी, तो आप कंसल्टेंट को भी पता है, आपको भी पता है कि रिजेक्शन होगी, वीजा ऑफिसर को भी पता है कि मैं रिजेक्ट करूंगा। तो वीजा ऑफिसर के जब भी हम टूरिस्ट वीजा लगाते हैं, वीजा ऑफिसर के 3 से 4 मेन क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि आप इंडिया वापस आओगे या नहीं। दूसरा क्वेश्चन, आपने न्यूजीलैंड चूज क्यों किया, और किसी कंट्री में भी जा सकते थे। तीसरा क्वेश्चन, जो आपने पर्पस, आपका पर्पस है, लाइक आपका 10 दिन का पर्पस है, तो आपके 10 दिन के पर्पस के लिए क्या आपके पास सफिशिएंट फंड है। लाइक मैं बजट वाली वीडियोस में भी बताता हूँ कि आपका लाइक 10 दिन का वहां पे अगर रहने का, होटल का, खाने का, पीने का, घूमने का, शॉपिंग का, अगर आपका 2 लाख खर्चा हो रहा है मोटा मोटा, ठीक है, उसके बाद आपकी जाने की आने की टिकट का 1 लाख खर्चा लगा लो, 3 से 4 लाख आपका कह सकते हो बजट बना के वीजा ऑफिसर को कि मेरा इतना खर्चा आएगा, क्या आपके पास उतने पैसे पड़े हैं। और ये ना हो कि अगर आपका 4 लाख का आपका बजट है, आप वीजा ऑफिसर को बना के दिखा रहे हो तो और 4 लाख ही शो करो अपने खाते में, नहीं। तो वीजा ऑफिसर तो यही सोचेगा ना कि आपने अपनी सारी जो जमा पूंजी है वही आपको 10 दिन में लगाए होंगे, और ऊपर से आपकी आईटीआर लगाई होती है 495 की कि आपने एक साल में 4 लाख इकट्ठा किया, और अब 10 दिन में वो वहां पे खर्चा हो गया 10 लाख, 4 लाख 10 दिनों में। वो चीज वहां पे कन्विंसिंग नहीं रहती। उसको वीजा ऑफिसर को आपने जब भी हम आप एक रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो वो एक बजट अच्छे तरीके से बनाया जाए, आपकी इनकम भी साथ में शो की जाए। ये ना हो कि आपने अकेले ने फाइल लगाई और आपकी अकेले की ही इनकम शो की गई है। नो, आपके फादर की, मदर की, ब्रदर की, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो वाइफ की इनकम भी साथ में शो करो कि अगर मैं 5 लाख कमा रहा हूं तो 5-5 लाख मेरे और भी जो फैमिली मेंबर है वो भी कमा रहे हैं। टोटल हमारी फैमिली की इनकम 20 लाख से ज्यादा है। तो मेरे लिए जो 10 दिन का जो है, मेरे लिए काफी ज्यादा इतना बड़ा खर्चा जी नहीं है। 4 लाख में इन्वेस्ट कर दूं, वहां पे खर्चा कर दूंगा, मेरे लिए जी इतना बड़ा नहीं है। ये चीजें आपको ऐसी तरीके से रेडी करनी है रिप्रेजेंटेशन में। मोर ओवर, उसके बाद आपने चलो ये चीजें
करवा देते हो, अपने कवर लेटर में, अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर देते हो, उसके बाद आ जाती है बात, क्या डू यू हैव एनी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री? अगर तो यार देखो आपके पास एक भी ट्रैवल हिस्ट्री है ना, इट्स गुड। हम वहाँ पे कह सकते हैं कि मैं फॉरेन ट्रैवलर भी हूँ, मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस का सारा पता भी है कि मैं ट्रैवल करना है तो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस कंसीडर करने चाहिए। विद इन द ऑथराइजेशन पीरियड ऑफ स्टे हमें वापस आना होता है, कि मैं वो चीज़ ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, देन ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कवर लेटर में मेंशन करना चाहिए कि मैं ये चीज़ें, ये रूल्स होते हैं जो कि मैंने रिसर्च किए, बेसिक फंडामेंटल रूल्स होते हैं, वो मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, मैंने इंडिया में आज तक कोई भी रूल नहीं तोड़ा। ठीक है, मैं जेन्युइन सिटीजन हूँ इंडिया का, जो कि है मैं न्यूजीलैंड जस्ट एक विजिट करना चाहता हूँ। मैं थक चुका हूँ, ठीक है, अपनी रोज जो कि जिंदगी है काम वाली। सो आई जस्ट वांट अ 10 डेज ब्रेक टू विजिट अ न्यू सेफ एंड ब्यूटीफुल कंट्री लाइक न्यूजीलैंड। सो ये तरीके से अगर आप फाइल बनाते हो तो आपका ट्रेंड अच्छा है। अगर आपका जस्ट ऐसे ही आपने लगा दी वीजा ऑफिसर को, एक छोटी सी चीज मिल गई कि यार आपका इनकम अच्छी नहीं है, या फिर आपके पास फंड्स इतने अच्छे नहीं, या फिर वो कह देगा, इवन वीजा ऑफिसर ये भी कह देते हैं कि यार आपका लेटर जो आपने लगाया वो कन्विंसिंग नहीं लगा हमें। ये चीजें भी मैंने एक्सपीरियंस की। सो ये चीजें हैं, आपके आपके लिए ट्रेंड अच्छा है अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन वीजा एप्लीकेशन अच्छे तरीके से लग रही है। तो ये ना हो क्योंकि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बार होता है कि हम एक जो एप्लीकेशन है, किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी कोई एप्लीकेशन तैयार कोई और कर रहा है, फॉर्म्स कोई और भर रहा है, आपसे डॉक्यूमेंट्स कोई और ले रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है वो आपकी एप्लीकेशन में। ठीक है, जब मैं एक एप्लीकेशन रेडी करता हूँ, लाइक मैं आज 2 दिन लगाता हूँ एक एप्लीकेशन पे, तो मैं वो एप्लीकेट बन जाता हूँ एक तरीके से। तो मुझे वो चीज़ें माइंड में रखनी होती है, कोई और एप्लीकेशन में डिस्कस भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी चाहिए। तो वो एक पूरी तरीके से मैं एक एप्लीकेशन बनाऊँ, चाहे मुझे 1 दिन लगता है, चाहे 2 दिन लगता है, कवर लेटर बनाऊँ, तो वो मेरे माइंड में रहे, ताकि मैं कन्विंसिंग लेटर, कन्विंसिंग फाइनेंशियल, कन्विंसिंग आपकी इनकम, सारी चीज़ें बना सकूँ। सो वो चीज़ यहाँ पे होती है। ऐसा नहीं है, जो भी एप्लीकेशन जहाँ पे आती है, ईच एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय मी, एंड मैं ही अकेला रेडी करता हूँ उस एप्लीकेशन में, ताकि मुझे होता है कि टाइम और पैसा किसी का खराब ना हो कि उसकी रिजेक्शन आए। मोर ओवर, देखो रिजेक्शन पार्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर यस है तो नो है, वीजा भी आते हैं तो रिजेक्शन भी आते हैं। बट मेन चीज़ है कि हमने जब भी एप्लीकेशन लगानी है, टोटली किसी भी कंसल्टेंट पे इतना नहीं रहना कि हमने उस पर ट्रस्ट कर लिया, बस वही देखेगा ये सारा कुछ जो देखेगा। हमने अपनी भी इंटरफेरेंस लेनी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर लग रहा है एप्लीकेशन में, तो वो क्या है, हमारा लेटर कैसा लगा है, होटल क्या है। क्या पता कि कल कोई इंटरव्यू आ जाए, तो आपको पता ही नहीं है कि आपसे आपकी एप्लीकेशन में क्या लगा है, क्या लेटर लगा है, क्या चीज़ कैसे है। तो वो अपने कंसल्टेंट से मांगो एंड उसको रिव्यू करो, देन उसको बोलो कि एप्लीकेशन सबमिट करो, जब तक आप सेटिस्फाइड हो। अगर तक आप सेटिस्फाई नहीं हो तो वीजा अफसर कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं। सो ट्रेंड, आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें जो मैं समझाना चाहता था। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ, बाकी तो फाइल के अकॉर्डिंगली होते हैं। फॉर एग्जांपल ITR पास्ट 2 ईयर की, ये मैंडेटरी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी MSME बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली जो भी लाइसेंस मैंडेटरी होते हैं, GST नंबर या फिर ट्रेड लाइसेंस, लेबर लाइसेंस, जो भी चाहिए होता है वो चीज़ें। उसके बाद अगर आपकी जॉब है, देन आपका अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सपीरियंस लेटर एंड अप्रूव्ड लीव आपने लेनी है उन 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। और आपने उनसे, अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है देन इट्स गुड, अगर नहीं आ रही है देन सैलरी स्लिप्स। उसके बाद आपके जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, फैमिली डिक्लेरेशन, आपकी सारी फैमिली के प्रूफ्स, आधार कार्ड वगैरह। ठीक है, वो क्या काम करते हैं, उनकी ITRs, वो क्या काम करते हैं, वो सारी डिटेल पूरी की पूरी, वो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। उसके बाद आपके पास फंड्स ठीक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ओल्ड एंड न्यू का कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास फंड्स होने चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि मैं 4 लाख वहाँ पे खर्चा करूंगा, देन आप यू मस्ट हैव 10 लाख। ठीक है, ये नहीं है कि आप 4 लाख ही दिखा दो और कह दो कि मेरे पास इतना ही है बस। क्या पता कल कोई इमरजेंसी पड़ जाए, फैमिली लाइफ भी है, पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो वीजा अफसर को भी पता है, हर किसी को होते हैं। तो वो चीज़ भी वो कंसिडर करते हैं। तो आप कह सकते हो कि मैं, मेरे पास 10 लाख है, इसका 50% मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो एफिडेविट्स आपके, आपने लेने अपने घर वालों से कि हाँ अगर इन केस कोई हेल्प चाहिए फाइनेंशियली, तो वी विल प्रोवाइड, वी अलाउ हिम टू यूज आवर फंड्स। ठीक है, वो चीज़ एफिडेविट होते हैं। उसके बाद मेन डॉक्यूमेंट होता है जो कि है जो बेसिकली ये सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए ये सारे इंपॉर्टेंट है। इस
कोई स्किप नहीं करना है इसमें। सो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपकी ट्रैवल जो है वीज़ा पर आना, आपकी जो अराइवल और डिपार्चर की जो मोड्स लगते हैं पासपोर्ट पे, वो चीज़ें चाहिए होती है हमें। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका बिजनेस है तो करंट अकाउंट है, आपकी उसकी स्टेटमेंट दो। अगर आपका बिजनेस है, करंट अकाउंट नहीं है, सेविंग है, तो उसकी स्टेटमेंट दो 6 महीने की। आपकी अगर आपका करंट अकाउंट लग गया, सेविंग अकाउंट लग गया, देन सेविंग की 3 महीने की स्टेटमेंट, करंट अकाउंट की 6 महीने की स्टेटमेंट। ये चीज़ें इस तरीके से चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो में काफ़ी मदद मिली होगी। सो प्रोसेसिंग टाइम रहेगा तो उसकी भी बात करते हैं। प्रोसेसिंग टाइम इसमें आप ये लगा के चलो, ये 3 कैटेगरीज में आता है। जिस दिन हम एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं तो उस दिन आपकी गैदरिंग इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है पोर्टल पे। आपको जो टाइम लगता है ये गैदरिंग इन्फॉर्मेशन का, आप लगा के चलो कि हफ्ता 10 दिन लग जाता है इसमें। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आती है अंडर असेसमेंट में। अंडर असेसमेंट में जब आ जाती है तो आपके 20 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, 25 दिन भी लग सकते हैं। देखो, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन टूरिस्ट वीज़ा की जो प्रोसेसिंग टाइम है ये तो आप नॉर्मली लगा के चलो कि 10 15 20 दिन में आ जाता है रिजल्ट। बट न्यूजीलैंड में आपको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी वेट करना पड़ सकता है। इसमें कोई प्रायोरिटी सर्विस नहीं है लाइक यूके, तो आपको यू हैव टू वेट, ठीक है। इतना टाइम आपको वेट करना पड़ सकता है। कई केसेस में मैंने देखा है वीज़ा जल्दी भी आया है, कई केसेस में मैंने देखा है वीज़ा लेट भी आया है। सो आप लगा के चलो कि 2 महीने मैक्सिमम टाइम। फाइल रेडी का टाइम अगर कहते हो, जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा वो आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने में, आप लगा के चलो कि आपको 2 या 3 दिन लग सकते हैं। मुझे फाइल रेडी करने में 2 या 3 दिन चाहिए। तो आप आज अगर विजिट करते हो तो आज से 5 में 6 में दिन आपकी फाइल लग सकती है। उसके बाद का प्रोसेस मैंने आपको सारा बता ही दिया है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिली होगी। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, विजिट मी, मुझसे बात करें, अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करें। आई लेट यू नो। अगर तो आपका वीज़ा आना होगा देन मैं आपको बताऊंगा कि यार अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अगर नहीं करना चाहिए तो आपको सोल्यूशन भी साथ में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। कोई काउंसलिंग की कॉस्ट नहीं है, जिस फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर आप हमारी सर्विस लेते हो देन इट विल बी पेड। बट अगर आपने काउंसलिंग लेनी है, जस्ट अपनी फाइल डिस्कस करनी है, इट इज़ टोटली फ्री। यू कैन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो, अगर आप काफ़ी दूर से हो, ऑफिस से विजिट नहीं कर सकते, मेरे से बात कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स आप जब फ़ोन करोगे, आपको नीचे नंबर मिल रहा है, वो आप स्टाफ दे देगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करके आपकी हो जाएगी। सो नमस्कार, सत श्री अकाल।